हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हम निशुल्क रूप से आप सभी के बेस को आधार को मजबूत करने में लगे हुए हैं। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाने या ऐप के बन जाने से हम इसको और सार्थक रूप देने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये जो लूसेंट की सीरीज है ये निशुल्क रूप से कंटिन्यू चलती रहेगी तब तक जब तक मैं आप सभी के आधार को बेस को मजबूत ना कर दूं। आज हम मराठा संघ में ही पेशवा के शासनकाल की बात करने वाले हैं, मतलब शिवाजी के बाद जो राजा बने मराठाओं में उनकी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम ले लिया जाए। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक विशेष बात मैं आप सभी से डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, आप सभी ने अलग अलग प्रकार की टेस्ट सीरीज ले रखी होगी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज एक एक दो महीने पहले ही लॉन्च कर दी। लेकिन मैं खुद भी ये विचार कर रहा था कि क्या किसी स्टूडेंट को सफल होने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। तब आंसर मिला कि हाँ, टेस्ट सीरीज तो जरूरी है ताकि हम चेक कर सकें कि हमने जो पढ़ा है वो हम सही राह पे चला रहे हैं या नहीं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारी इस एमपीपीएससी की तैयारी में जितने भी इंस्टीट्यूट है वे सब पैसे कमाने या किसी एक विशेष चाल से जैसा सब कर रहे हैं वैसा ही सब कर रहे हैं और एक प्रकार की टेस्ट सीरीज या एफएलटी फॉर्मेट में टेस्ट सीरीज बनाते हैं जिसमें टेस्ट की संख्या भले ही 20, 25, 50, 100 होती है, लेकिन वो स्टूडेंट को लाभ नहीं पहुंचा पाती। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। आप सब लोग बहुत अच्छे से पूरा जी जान लगा करके तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन हम अपनी रूपरेखा बनाते हैं और उसके बाद हमारी असली वाली जो बेसिक तैयारी है वो शुरू होती है। तो फिर एफएलटी जो हम टेस्ट सीरीज देते हैं उसका आज की तारीख में कोई महत्व ही नहीं बच जाता। इसलिए हमने एक विशेष प्लान बनाते हुए आप सभी के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यूज तैयार किए कि अगर गलती से बच्चा एक दिन में एक या दो टॉपिक भी पढ़ता है, चार भी पढ़ता है, तो उन चारों के टेस्ट या चारों का एमसीक्यूज लगा करके खुद में परिवर्तन देखे, खुद को टेस्ट करे और इससे आपकी तैयारी में परिवर्तन आए, आपकी तैयारी में सुधार आए। इस टेस्ट का उद्देश्य कोई पैसे कमाना नहीं है, नहीं तो हम बहुत बड़े अच्छे से एडवर्टाइजमेंट टाइप की बातें करते। आप सब लोगों को 14,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस इस टेस्ट में लगाने को मिलेंगे जो टॉपिक वाइज भी होंगे और बाद में हम इसे एफएलटी फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करके आपको उपलब्ध कराएंगे। मूल उद्देश्य जो चीजें बनाई जा रही है उनको अच्छे से बनाकर आप तक परोसना है। निशुल्क इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि चीजें निशुल्क कर देने से महत्वहीन हो जाती हैं और हम भी क्योंकि इसको बनाने में बहुत सारे 4-5 लोगों की जरूरत होगी, उन 4-5 लोगों की जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना या उनको इस काम में लगाए रखना भी महत्वपूर्ण है। ये जो सीरीज हम निशुल्क रूप से आप सभी को YouTube पर उपलब्ध कराए हैं ये हमेशा आपको मिलती रहेगी। हाँ, आगे प्लान ये जरूर है कि हम एक ऐसा कोर्स बनाएं जो बहुत कम फीस में 1000-1500 टाइप की छोटी सी फीस में 10 की 10 यूनिट आप सभी तक उपलब्ध कराई जा सके विद क्वालिटी कंटेंट जो अभी तक हम इस YouTube चैनल पर आपको देते आ रहे हैं। हाँ, इसमें टेंशन लेने की एक विशेष बात ये नहीं है कि हम पूरी तरह शुल्क वाले हो जाएंगे। ये जो सीरीज चल रही है ऐसे ही मैं आप सभी को निशुल्क रूप से हमेशा पढ़ाते रहूंगा। अगर आगे ऐसा कोई कोर्स बनता है तो मैं उसमें भी एक क्लास लूंगा, लेकिन निशुल्क एक क्लास आपके लिए जरूर रहेगी। वैसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते मैं उनका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूं। उनके लिए निशुल्क इसी प्लेटफॉर्म पर हमेशा हम लगातार आपको क्लासेस देते रहेंगे क्योंकि मेरी सीमाएं हमने देखा। पिछली तैयारी भी हमने बहुत अच्छे से एकदम अच्छे बेस्ट क्वालिटी के साथ कराई, लेकिन मैं अकेला 3 यूनिट से ज्यादा नहीं करा पाता हूं। इससे बच्चों की स्टडी में प्रभाव पड़ा। अगर मैं 10 यूनिट पढ़ा देता तो शायद उन बच्चों को मैं बहुत अच्छे से सफल करवा पाता। खैर, इसी के लिए अलग से प्रयास चल रहे हैं। आप सभी लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो कीजिएगा, जैसी आपकी इच्छा है, इसमें कोई दबाव नहीं। ये जो सीरीज चल रही है ये अपने आप में एक पूर्ण सीरीज है, ये आपको उपलब्ध होती रहेगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस टॉपिक को मूल रूप से समझ चुके हैं कि शिवाजी कैसे आए, शिवाजी या मराठा कौन थे और उन्होंने अपना शासन कैसे स्थापित किया। अब हम आते हैं शिवाजी के पुत्र पर। शिवाजी के चले जाने के बाद जब 1680 में शिवाजी चले जाते हैं, 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, ये हमें पता है, कल के वीडियो में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब 1680 में जैसे ही शिवाजी जाते हैं या शिवाजी का देहांत होता है, मृत्यु हो जाती है, वो इस जगत को छोड़ देते हैं, तो उनका शासन जिस क्षेत्र में फैला हुआ था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ जिले, आसपास के कुछ क्षेत्र, कर्नाटक, बीजापुर वाले क्षेत्रों में भी फैला हुआ था, वहां शासन कौन करे? तो उनके पुत्र, जो कि बड़े पुत्र थे, उनको राजा बनाया जाता है। आप याद रखेंगे संभाजी उनका नाम है। लेकिन यहां भी ये भी याद रखिएगा कि शिवाजी के दो पुत्र हैं, दूसरा पुत्र राजा राम भी है। तो संभाजी की हत्या के पश्चात शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम बनेंगे राजा। तो ये यहाँ एक चार्ट से आपको समझ लेना है कि इनके दो पुत्र हैं, एक पुत्र का नाम संभाजी है और दूसरे पुत्र का नाम राजा राम है। पहले संभाजी राजा बनते हैं, ये राजा बनेंगे, लेकिन 9 साल के बाद इनकी हत्या कर दी जाएगी। तो इनके बाद इनके दूसरे भाई राजा राम राजा बनेंगे। राजा राम की भी जब मृत्यु होगी तो क्योंकि इनका भी एक पुत्र है और इनका भी एक पुत्र है, इनके पुत्र का नाम है साहू जी और इनके पुत्र का जो है वो शिवाजी द्वितीय के नाम से राजा बनेंगे। लेकिन ये जब राजा राम की मृत्यु होगी तो ये केवल 4 वर्ष के होंगे। अब किसी 4 वर्ष के व्यक्ति को तो राजा बनाया नहीं जा सकता, इसलिए साहू जी चाहेंगे कि मैं राजा बन जाऊं, जबकि राजा राम की पत्नी ताराबाई और इन दोनों में संघर्ष हो जाएगा, क्योंकि ताराबाई चाहेगी कि मैं इनकी संरक्षिका बन करके रानी बनूं या राजा जो है मेरा पुत्र बने। अब ये सिंहासन 2 अलग अलग भागों में बटेगा, मराठा साम्राज्य 2 भागों में बट जाएगा। फिर आगे ये कैसे पेशवा में कन्वर्ट होते हैं वो बात हम समझेंगे, पहले बेसिक इनसी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उनके ज्येष्ठ मतलब बड़े पुत्र संभाजी मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन जाते हैं। औरंगजेब ने 1689 मतलब 9 साल बाद संभाजी और उनके सहयोगियों, यह एक व्यक्ति का नाम बहुत अच्छे से याद रखना, कवि कलश, क्या नाम है? कवि कलश, इनकी हत्या कर दी जाती है। कौन कर देता है? तो भैया 1680 में कौन राजा था मुगलों का? 1707 तक एक ही राजा देता है, औरंगजेब। औरंगजेब इनकी हत्या करवा देता है। तो राजा राम जो है उनके छोटे भाई मतलब संभाजी के छोटे भाई राजा राम राजा बनेंगे। अब राजा राम राजा बनते हैं तो संभाजी की हत्या के पश्चात शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम छत्रपति घोषित होकर के, या क्योंकि अभी शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण कर ली थी ना, हमने देखा था 1674 में जब शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था तो उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? छत्रपति की। तो इसलिए ये छत्रपति बन रहे हैं, तो छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं और राजा बन जाते हैं। इनकी राजधानी जो है वो सतारा है, क्योंकि ये अभी अपने वाले एरिया को, जो इनको पसंदीदा एरिया है, उसको अपनी राजधानी बना लेंगे, सतारा को। 1700 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो अब ब्लैंक हो गया भैया, बड़ा भाई भी मर गया, छोटा भाई भी मर गया। तो अब कायदे से तो राजा राम का बेटा जो है वो राजा बनना चाहिए, क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन वो 4 वर्ष का है, अल्पवयस्क है, अल्पवयस्क है। तो इस स्थिति में संभाजी के पुत्र को राजा बनना चाहिए। लेकिन यहाँ जो पत्नी है राजा राम की, ताराबाई, ये महत्वाकांक्षी हैं, ये चाहती है कि उनका बेटा राजा बने, मैं उनकी संरक्षिका बनूं, और यहाँ फूट डलेगी शासन में। आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। सिंहगढ़ में ताराबाई का प्रभुत्व था, जो राजाराम की विधवा रानी थी। इन्होंने अपने बेटे शिवाजी द्वितीय का समर्थन किया और उसके पक्ष में चाहा कि ये शासक बने। इस कहानी को आप एक फॉर्मेट में अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। शिवाजी के उत्तराधिकारी 2 हैं, संभाजी है और राजा राम है। दोनों बेटे हैं इनके और दोनों में कोई भेदभाव नहीं। पहले बड़ा भाई राजा बनेगा तो बड़ा भाई राजा बन जाता है संभाजी, लेकिन संभाजी जो है वो 9 साल तक ही शासन कर पाते हैं, उसके बाद राजा राम आता है। ये केवल 1 वर्ष तक शासन कर पाते हैं। कितने वर्ष तक शासन कर पाते हैं? 1 वर्ष तक। अब दोनों के पुत्र होने चाहिए, तो यहाँ पुत्र है साहू जी और यहाँ पुत्र है शिवाजी द्वितीय। लेकिन शिवाजी द्वितीय केवल 4 वर्ष का है, तो कायदे से साहू जी को राजा बनना चाहिए, लेकिन साहू जी अभी अपने पिताजी के साथ जेल में थे, तो ये 18 वर्ष तक जेल में रहते हैं। इस स्थिति में जो है वो ताराबाई रानी बन जाती है, मतलब ताराबाई जो है वो संरक्षिका बनकर के शिवाजी द्वितीय जो कि 4 वर्ष का है उसको राजा बना देती है।
दिमाग में क्लियर हो गई होगी कहानी। अब क्या होता है, तो जब इनके उत्तराधिकारी आएंगे, जब 1707 में औरंगजेब मर जाएगा तो अगला राजा आकर के साहू जी को जबरदस्ती जेल से रिहा कर देगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है यहां इन दोनों पक्षों को आपस में लड़ाना जरूरी है, नहीं तो मराठे किसी और को शासन नहीं करने देंगे। मराठे खुद सक्षम है, इनका बहुत बड़ा साम्राज्य है। मुगल अब सेना डरने लगी है, मुगल इनसे डरते हैं, इसलिए इनको छोड़ दिया जाएगा साहू जी को। अब साहू जी क्योंकि बड़े बेटे के पुत्र हैं, इसलिए वो चाहेंगे कि मैं राजा बनूं, और कुछ लोग भी उनका समर्थन करते हैं क्योंकि इधर का पक्ष कमजोर है, कोई भी महिला का शासन स्वीकार नहीं करना चाहता है। तो उत्तराधिकारी के युद्ध में ताराबाई और शाहू जी दोनों के बीच युद्ध होगा और ताराबाई हार जाएंगी। कौन हारेगा? ताराबाई हार जाएगी। लेकिन क्योंकि ताराबाई पहले से रानी बनी हुई है, इसलिए वो छोटे से एरिया पर कब्जा करेंगी। अब मराठा राज्य दो भागों में बढ़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोगों के दिमाग में सेट नहीं होती है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करके आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश कर रहा हूं। उत्तर में सतारा में साहू जी राजा बन जाते हैं और दक्षिण में कोल्हापुर में शिवाजी द्वितीय जिसकी संरक्षिका ताराबाई है, ये रानी बनती है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ताराबाई पूछ ली 2 नंबर में मेंस में, या शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी कब से कब तक राजा बने, शिवाजी कब से कब तक राजा, शिवाजी द्वितीय कब से कब तक राजा बने, या उनकी संरक्षिका कौन थी। इस तरीके से वन लाइनर फैक्ट खूब पूछे गए हैं, तो दिमाग में सेट हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि शासन 2 भागों में बढ़ चुका है, साहू जी में और शिवाजी द्वितीय में। यहां सतारा इनकी राजधानी है और यहां कोल्हापुर इनकी राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो शिवाजी द्वितीय की हम बात कर रहे हैं, पहले इनके बारे में 2-1 फैक्ट हम पता कर लेते हैं। राजाराम की मृत्यु के बाद उनका अल्पवयस्क अर्थात 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय शासक बना तथा राजाराम की पत्नी ताराबाई उसकी कौन बनी? संरक्षिका बनी। ताराबाई के समय मराठा का पुनः उत्कर्ष होता है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब जब तक था तब तक वो बहुत कठोर राजा था, उसने बड़े अच्छे से शासन किया, बहुत बड़े एरिया पर कब्जा कर लिया। लेकिन जैसे ही औरंगजेब गया उनके घर में लड़ाइयां शुरू हो गई और इस बात का फायदा ताराबाई उठाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। जुल्फिकार खां, याद रखना ये बहुत कैरेक्टर अच्छा है, जुल्फिकार खां के कहने पर आजम शाह ने शाहू जी को कैद से रिहा कर दिया। किसके कहने पर? वहां एक मंत्री है जिसका नाम है जुल्फिकार खां, उसके कहने पर अगला राजा कौन बन रहा है? अगला राजा आजम शाह बन रहा है। कौन है? आजम शाह। तो आजम शाह जो है वो शाहू जी को रिहा कर देगा और यह काल मराठा के स्वतंत्र संघर्ष का काल कहलाता है, जब एक ही बात 2 भागों में बढ़ जाती है। साहू जी भी राजा बनेंगे क्योंकि दोनों के बीच जब युद्ध हुआ तो वही जीते हैं। तो साहू जी के राजा काल का अपन काल देखते हैं। 1707 की कहानी है, ये याद रखिएगा, 1707 से शुरू होगा ये। छत्रपति साहू जी की बात कर लेते हैं। छत्रपति साहू जी कौन है? आपके दिमाग में सेट हो चुका है। ये संभाजी के पुत्र थे और औरंगजेब ने 1689 में इनके पिताजी के साथ, संभाजी के साथ, साहू जी को भी बंदी बना लिया था। वहीं कैद में इनके पिताजी की मौत हो जाती है। ये अभी भी जेल में थे, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया जाता है। 18 वर्ष तक बंदी जीवन बिताने के बाद 1731 में बहादुर शाह प्रथम ने उन्हें मुक्त कर दिया। 1707 में शाहू ने स्वयं को मराठा राज्य का शासक घोषित कर दिया। उत्तराधिकारी के युद्ध में चाची ताराबाई को पराजित कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना आप सभी। मराठा राज्य 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला सतारा आता है साहू जी के हिस्से में और दक्षिण में कोल्हापुर आता है शिवाजी द्वितीय के हिस्से में। बढ़ गया। अपनी शक्तियों में वृद्धि के लिए शाहू जी ने 1713 में, ये 1731 नहीं है, 13 है, 1713 में बालाजी विश्वनाथ को, अब यहां से ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आने वाला है क्योंकि यहीं से पेशवा कार्यक्रम चालू होगा। बाजीराव प्रथम आएंगे, बाजीराव द्वितीय आएंगे। अभी आप एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर लीजिए कि ये शाहू जी जो है वो अपने सेनापति के रूप में एक व्यक्ति को लाते हैं जो बहुत पावरफुल है और उसका नाम है बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम है? बालाजी विश्वनाथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है। बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त कर देते हैं। अभी यहां देखो, पेशवा शब्द का मतलब प्रधानमंत्री होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री। अब छत्रपति राजा है और प्रधानमंत्री पेशवा है, लेकिन अब पेशवा इतना पावरफुल हो जाएगा कि राजा केवल नाम मात्र का होगा और असली शासन पेशवा करेगा। इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई। बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाएंगे।
शासन की अस्थिरता का लाभ उठाकर बालाजी विश्वनाथ जो है वो अपनी शक्तियों में पेशवा की शक्तियों को इतना बढ़ा देंगे कि जैसे पेशवा ही राजा है। और यहां से छत्रपति कौन बन रहा है इस बात का महत्व खत्म हो जाता है, पेशवा ही सब कुछ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। असली में ये लोग देशभक्त थे, एक नाम मात्र का राजा रखकर ऐसे व्यक्ति को सेनापति बनाते थे जो युद्ध लड़ सके, युद्ध की क्षमताओं से निपुण हो और अपने साम्राज्य को इन आतंकवादियों से, आक्रमणकारियों से बचा सके, क्योंकि आसपास दुश्मन है। आपने बाजीराव मस्तानी मूवी में देखा होगा, 2015 में एक मूवी रिलीज हुई थी बाजीराव मस्तानी, उसमें आपको ये स्पष्ट किया जाता है और एक डायलॉग भी बड़ा फेमस रहा उसका, चीता की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। तो यह तलवार को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है कि भैया मेरे अंदर शक्ति है इसलिए मुझे पेशवा बनाओ। समझ आ गई होगी कहानी। तो अब पेशवा का काल शुरू होता है। हम आते हैं राजाराम द्वितीय की, थोड़ी सी बात समझ लो। शिवाजी द्वितीय के कोई पुत्र नहीं होता, क्योंकि दूसरे साहू जी का तो है, यहां पर तो कोई पुत्र ही नहीं है। ताराबाई के कहने पर तथाकथित पुत्र शिवाजी द्वितीय जो है वो राजाराम द्वितीय को गोद ले लेंगे, को छोड़कर छत्रपति बनाया गया। 1750 में बालाजी बाजीराव से राजाराम संगोल की संधि कर लेंगे और बस इस संधि के बाद कार्यक्रम शुरू होगा पेशवा का काल। इस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन जाता है। अब छत्रपति नाम मात्र का प्रधान रह जाता है और सतारा के किले में उनको बंदी बनाकर जीवन काटना पड़ता है। इंपॉर्टेंट कहानी थी, आपके दिमाग में सेट हो गई होगी। तो कैसे छत्रपति से बात सरक जाती है पेशवा तक, ये आपके दिमाग में हो जाना चाहिए सेट। अगर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को थोड़ा सा रिकॉल करो और फिर से सेट कर लो। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, क्योंकि पेशवा सब कुछ है तो पेशवा का ही इंपॉर्टेंस है, तो पेशवा की बातें पढ़ते हैं। तो पेशवा कहां बैठ रहा है? पुणे में। देखो दो राज्य हैं, दो अलग अलग राजा हैं, लेकिन एक तरफ कोई वंशाधिकारी नहीं पैदा होगा तो वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, दूसरा ही बचेगा और उसी का सब दूर कब्जा फिर से हो जाएगा। बालाजी विश्वनाथ बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, 1713 से 1720 तक मराठा शासकों में सबसे इंपॉर्टेंट मराठा। इसके बाद बाजीराव आएंगे, बाजीराव द्वितीय आएंगे, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये शुरुआत करेगा उनकी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1713 में मतलब अभी तक के जो राजा हुए उसमें मुगल बहुत बड़े थे और पेशवा छोटा था, मतलब छत्रपति और पेशवा मराठे छोटे थे। मराठे अपने आप को इतना बड़ा कर लेंगे इन पेशवा के शासन काल में कि मुगल इनसे भीख मांगेंगे कि हमें ये दे दो, हमें हमारी मदद कर दो, इस तरीके का शासन आएगा, इसलिए पेशवा इंपॉर्टेंट है। 1713 में बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा बना। शिवाजी के बाद मराठा राज्य के द्वितीय संस्थापक माने जाते हैं। ये क्या माने जाते हैं? वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं, क्योंकि वास्तविक संस्थापक तो शिवाजी थे, लेकिन रियल में जब मुगलों को छोटा कर दिया जाए और ये बड़े हो जाए, वो शासनकाल यहां से शुरू होता है, तो द्वितीय संस्थापक कहलाएंगे। 1719 में मराठों की संधि मुगल सम्राट फर्रुखसियर से होगी। अब देखो अभी तक जो संधियां होती थी, जैसे शिवाजी ने पुरंदर की संधि की तो उसमें हमको किले देने पड़े, मतलब मराठा को किले देने पड़े थे। यहां किले लिए जाएंगे कि भाई तुम कमजोर हो ना तो तुम हमें दो, तो ऐसा काल आया फर्रुखसियर का काल। फर्रुखसियर के प्रतिनिधि हुसैन अली खां के साथ हुई। इसने इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मराठा इतिहास का महाधिकार पत्र कहा। क्या कहा? महाधिकार, क्योंकि इसी से सारी ताकतें इनको डेलीकेट हो जाएंगी। बालाजी की मृत्यु के पश्चात 17 अप्रैल 1720 को उनका उत्तराधिकारी बाजीराव प्रथम पेशवा बनता है। ये बाजीराव वो नहीं है मस्तानी वाला, वो बाजीराव द्वितीय होगा, लेकिन इसके पापा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बहुत शक्तियां इनमें आ जाएंगी, पूरे भारत पर राज करेंगे। बाजीराव प्रथम की बात हम कर रहे हैं 1720 से 1740। बाजीराव प्रथम एक अद्वितीय सैनिक और सेना नायक थे। ये पहली बात इसलिए ही कही जा रही ताकि आपके दिमाग में अपसेट हो जाए कि पूरा भारत एक ही झंडे के रंग में, वो भी केसरिया, छोटे से एरिया में मुगलों का शासन है, जो डर रहे हैं मराठों से, ऐसा शासन काल शुरू हुआ। ये भारत के एकमात्र योद्धा थे जिसे कोई नहीं पराजित कर पाया। ये बात आपके दिमाग में सेट हो जाए कि भारत में बहुत बड़े बड़े राजा हो चुके थे, लेकिन एक भी ऐसा राजा नहीं बचा जो इन्हें पराजित कर पाए। सबसे युद्ध लड़े, सबसे जीते। 40 वर्ष की आयु में 41 युद्ध जीते, इस प्रकार वे अजय रहे। 19 वर्ष की अल्प आयु में 1720 में वे पेशवा बन जाते हैं, पेशवा की उपाधि लेते हैं। बाजीराव
ने नीतियों और युद्धों के द्वारा मराठा शक्ति का विस्तार किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ना। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध पद्धति या छापामार युद्ध पद्धति का सबसे अधिक प्रयोग इन्हीं ने किया, इसलिए इन्हें लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन अपनी पीएससी में तो नहीं आया, लेकिन महाराष्ट्र पीएससी में क्वेश्चन पूछा किस पेशवा को लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। याद रखना, बाजीराव प्रथम को ये लड़ाकू पेशवा के नाम से जाने जाते हैं। बाजीराव प्रथम को सभी 9 पेशवा शासकों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पेशवा टोटल कितने होंगे? 9, जिसमें सर्वश्रेष्ठ ये हैं। छत्रसाल ने पेशवा के दरबार का आयोजन किया और एक मुस्लिम नृत्य की मस्तानी बेगम को प्रस्तुत किया, जिसने शत्रुओं के हमले से बाजीराव की रक्षा की। 1740 में नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित सबसे बड़े नामक स्थान पर बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। अब वो आपने बाजीराव मस्तानी मूवी में देख लिया है, गलती से मैंने बाजीराव द्वितीय को बना दिया था ना, उसको थोड़ा ठीक कर लेना, ये वही है। तो इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि वो मस्तानी के प्यार में पड़ करके नर्मदा नदी में वो उसको कुछ तो भी दिखाई देता है और वो वहां मर जाता है। इसके बाद जो मस्तानी बाई ये भी आत्महत्या कर लेगी। दिमाग में कहानी सेट हो गई होगी। बाजीराव की पूरी स्टोरी हमने उस मूवी में देखी हुई है। ये बड़ा बाजीराव है, मतलब बड़ा बाजीराव से आशय है कि पूरे साम्राज्य, पूरे भारत पर इसका कब्जा है। ऐसा केवल दिल्ली के छोटे से एरिया पर इसका कब्जा नहीं है, लेकिन वो भी इनकी अधीनता स्वीकार करते हैं, टैक्स देते हैं। आगे बढ़ते हैं। बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव कौन है भैया? 1740 में बाजीराव का बेटा बालाजी बाजीराव पेशवा बना। इसे नाना साहब भी कहा गया, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है भैया, नाना साहब भी कहा गया। 1750 में संगोली की समझौते के अंतर्गत यह मराठा संघ के वास्तविक प्रथम पेशवा बने। मतलब वास्तविक प्रथम पेशवा किस संधि से बने थे? अगर ऐसा प्रश्न आए तो संगोली की संधि से बने थे। अभी हम एक लिस्ट तैयार करके रखें, लास्ट में आपको याद करा देंगे कौन सी संधि कब हुई। तो इसे पेशवाओं के लिए राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। पानीपत के द्वितीय युद्ध में मराठाओं की पराजय के कुछ समय बाद 23 जून 1761 को बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। किससे? क्षय रोग से। याद रख लेना। अब ये भी हमने देख रखा है, पानीपत का तृतीय युद्ध भी, कौन गया वहां, कैसे कहानी हुई, वो सब आपके दिमाग में है। लेकिन वहां जो राजा जाता है वो अलग व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है माधव राव। क्या नाम होता है? माधव राव और सदाशिव राव, ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। 1761 में माधवराव पेशवा बना। 1772 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पेशवा की सत्ता कमजोर हो गई और इसी के काल में मुगल बादशाह शाह आलम 1772 में अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़कर इलाहाबाद से दिल्ली आ गया और मराठों की संरक्षण स्वीकार कर लिया। देखो, एक तरफ से अंग्रेज आ गए हैं, मुगल पहले से बैठे हुए हैं, मराठे अपने आप में बड़े हो चुके हैं। ये 3 पक्ष आपस में लड़ेंगे और इससे फायदा जो है वो अंग्रेजों को होगा। आपस में वो सबको लड़ाकर अंग्रेज सबसे बड़े राजा बनेंगे और अंततः सब पर कब्जा कर लेंगे। यही स्टोरी आगे हम आधुनिक भारत में समझेंगे जब अंग्रेजों की बात करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि मराठों की बात कर रहे हैं। माधवराव इसी बीच 1772 में क्षय रोग से मर जाता है। इसकी मृत्यु के साथ मराठा साम्राज्य का पतन हो गया और माधवराव अंतिम महान पेशवा रहा। इसके बाद जो भी पेशवा आएंगे वो सब काम के नहीं है, छोटे मोटे देख लेते हैं, बस नाम आपको याद रखने हैं, डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है। नारायण राव। माधवराव की मृत्यु के बाद छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना, लेकिन 1773 में उसके चाचा रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के लिए नारायण राव की हत्या कर दी और कार्यक्रम बिगड़ गया। मतलब अब माधवराव जो है वो जो था वहां से हट करके मतलब आपस में लड़ने लगे हैं, एक दिमाग में इमेज बन जाए और इसी का फायदा अंग्रेज लेंगे। खैर अंग्रेज इनको लड़ा रहे हैं, आपस में एक दूसरे को फायदा देने की बातें कहकर आगे बढ़ते हैं। माधवराव नारायण राव कोई काम का नहीं है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। माधवराव नारायण राव पूरा शासन अपना अंग्रेजों की गुलाम परस्ती या उनके संरक्षण में बिता देता है। मतलब मराठा साम्राज्य वास्तव में बचा नहीं है मराठा। और आगे बढ़ते हैं तो बाजीराव द्वितीय, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि यहां से पूरी कहानी रियल में बदल जाएगी ना। ये काम का व्यक्ति नहीं है कि इन्होंने बहुत युद्ध लड़ लिए हो, कुछ नहीं, लेकिन यहां से मराठा साम्राज्य 5 भागों में बटेगा। वहीं से बनेंगे होलकर, वहीं से बनेंगे यशवंतराव होलकर, वहीं से बनेंगे सिंधिया, वहीं से बनेंगे और 3 जो शासक हैं गायकवाड़ के शासक, ये रघुनाथ के पुत्र थे।
नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद जिन मराठा नेताओं के हाथ में शक्ति रही उनमें पेशवा बाजीराव एक तो बच गए, दौलतराव सिंधिया, यशवंतराव होलकर, ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निकल कर आए। पेशवा बाजीराव द्वितीय सिंधिया से संधि करके होलकर के विरुद्ध मोर्चा खोलेंगे और नीचा दिखाते रहेंगे। 1801 में पेशवा ने जसवंतराव होलकर के भाई विट्ठू जी की हत्या कर दी और ये आपस में लड़ ली, और इन पूरी बातों का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। जब हम अंग्रेज पढ़ेंगे तो वहां पूरी क्लियर कहानी होगी आपके दिमाग में कि यार कौन किससे लड़ रहा है और कौन लड़ा रहा है असली में। अभी मत समझो, अभी ज्यादा हो जाएगा। होलकर ने पूना पर आक्रमण करके पेशवा और सिंधिया की सेनाओं को हरा दिया, हृदयसर के स्थल पर पराजित किया और पूना पर अधिकार कर लिया। उसने अमृत राव के पुत्र विनायक राव को पूना की गद्दी पर बिठा दिया। बाजीराव द्वितीय ने भाग करके बसीन में शरण ले ली, मतलब पेशवा तो चले गए, पेशवा ने तो शरण ले ली अंग्रेजों की। 1802 में अंग्रेजों से एक संधि कर लेंगे कि भैया मैं तुम्हारे संरक्षण में रहना चाहता हूं, मेरा बचाव करो, और उसे ही बसीन की संधि कहेंगे। अलग अलग संधियां हैं खूब सारी, चलो पढ़ लेते हैं। उससे पहले इनका शासन 5-6 अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ता है। एक तो पेशवा, एक छत्रपति, दो तो चले ही आ रहे थे। पेशवा अलग पिक्चर थी, छत्रपति अलग थी। छत्रपति नाम मात्र का राजा, पेशवा वास्तविक राजा। पेशवा का शासन कहां होता है? तो पेशवा प से पेशवा है और प से पुणे है, ये याद रख लेना। तो पेशवा का हो गया पुणे। छत्रपति कहां है? छत्रपति को तो खूब सताया गया है, तो सतारा है, वो सताया गया है मतलब सतारा है। अगला पॉइंट याद रखें, सिंधिया, हम मध्य प्रदेश के लोग हैं, हमें सिंधिया जरूर याद रहेंगे, नागपुर। होलकर भी हमें याद रहेंगे, इंदौर। अब 2 याद रखने, गायकवाड़ जो है वो बड़ौदा है, कहाँ है? बड़ौदा। और भोसले जो है वो नागपुर में है, नागपुर के भोसले, गायकवाड़। ये 2-3 इंपॉर्टेंट नाम आप याद रख लो। इनकी राजधानियां भी पूछी जाती है, क्वेश्चन सीधे आता है यहां से कि गायकवाड़ मराठा शासकों की राजधानी कहां थी? तो गायकवाड़ों की राजधानी बड़ौदा थी, याद रख लेना। भोसले शासकों की नागपुर में थी, ये भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था। ग्वालियर हमारे हिस्सा है ही, इंदौर भी मध्य प्रदेश का हिस्सा है। ये दोनों सिंपल आपको याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक टेबल के रूप में कौन कौन सी संधियां मराठों द्वारा की गई सारी संधियां पढ़ लेते हैं। अभी मैं आपको मध्य प्रदेश का इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए सिंधिया, होलकर, इन सब के बारे में डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। आगे जब हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे तो इनकी सबकी डिटेल्स पर हम बात करेंगे, अभी नहीं। लेकिन पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि 1665 में जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। आप दोनों सबको ये पॉइंट बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, एक एक पॉइंट कंठस्थ हो, यहां से याद पूरा पूछा जाता है। सारी संधियां इंपॉर्टेंट है। संगोली की संधि, तो अभी एक काम करते हैं, एक राउंड में हम पहले साल याद कर लेते हैं कि कौन सी संधि कब हुई। उसके बाद दूसरे राउंड में या आप अपनी इच्छा से मन से करिएगा कि किनके बीच में हुई। तो ये पॉइंट छोड़ रहा हूं मैं अभी। 1665 में पुरंदर की संधि 1665 में, है ना। ये वैसे तो क्योंकि शिवाजी के समय की संधि है तो याद रहती है। संगोली से आता है, देखो संगोली मतलब गोली। अब गोली मार दी किसी को भी गोली मार दी तो वो 2 भागों में बढ़ जाएगा ना, 50-50 हो जाएगी। तो 1750। तो गोली से हमें क्या होता है? खतरा, खतरे से बना 17, और गोली मारी तो वो क्या हो गया? 50-50। तो ये 50 लगा दिया यहां। तो 1750 में क्या हुई? संगोली की संधि, है ना, याद हो जाएगा। अगली झलकी की संधि। झलकी, देखो झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, गाना सुना होगा तो 2 बार ही झलक देखी जाती है, फिर तो आदत पड़ जाती है ना। तो झलक 2 बार देखेंगे, तो ये 2 लिखा हुआ है ना, तो झलकी जो है वो 2 बार है, मतलब 52 है, याद रख लेना। राक्षस भुवन की संधि, ये 1763 में हुई है। क्या कब हुई? राक्षस भुवन की संधि, नाम याद रखो, राक्षस भुवन की संधि। राक्षस भुवन की संधि कब है? 1763 में, याद रख लेना। राक्षस में भी 3 शब्द, भुवन में भी 3 शब्द। मैं केवल इसी पर फोकस कर रहा हूं, आगे का हिस्सा याद रह जाएगा। काकपुर की संधि 1769 में हुई। काकपुर कब हुई? 1769 में। सूरत की संधि 1775 में। देखो सूरत, इन सबको कोड बना करके रटने की कोशिश नहीं करना, अंग्रेजों के टाइम पे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी। फिर भी 1-2 चीजें मैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो याद करा रहा हूं। पुरंदर की संधि फिर से हुई 1776 में। देखो एक तो हुई 1665 में। अब 1665 जो है
इसको 76 बनाना है। कितना साल जोड़ोगे, एक 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 जोड़ दो तो ये आ जाएगा। आप मतलब इमेजिन कर लो, एक 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 सब दूर जोड़ दिया तो इतना आ गया, मतलब 111 साल के बाद पुरंदर फिर से होती है। आगे बढ़ते हैं। बड़गांव की संधि, बड़गांव की संधि जो है वो 79 में हुई। सालबाई की संधि, सालबाई 82 में हुई है। सालबाई कब हुई? 82 में। फिर बसीन की संधि, तो बसीन कैसे याद करोगे? तो बसीन और सालबाई दोनों एक साथ होती है, अलग अलग व्यक्तियों के साथ। बसीन की संधि और सालबाई की संधि कैसे याद करोगे? तो आप सबके घर में बेसिन होगा जहां आप हाथ धोते होंगे, तो हाथ हम दो ऐसे आगे करते हैं ना, तो बेसिन में हम दो हाथ आगे करते हैं, तो बेसिन की संधि में दो है। और वही सालबाई हाथ धो रही, तो सालबाई बेसिन में हाथ धो रही दोनों, तो ये दो दो हो जाएगा। तो 82 में पीछे का दो याद हो जाए। देवगांव, अब देखो देव जो होते हैं उनके तो 3 नेत्र होते हैं। कितने नेत्र होते हैं? 3। तो 1803 में देव गांव की संधि हुई। सरजी अर्जुन गांव, ये भी 3 ही है, याद रखना। जो सरजी अर्जुन, वो महाभारत वाला अर्जुन, उसके भी 3 नेत्र बना दो तो 3 हो जाएगा याद आसानी से। चलो आगे बढ़ते हैं। राजपुर घाट की संधि, राजपुर घाट, देखो कोई भी घाट होता है ना तो 4 पिलर्स पे टिका होता है। ये 4 पिलर्स पे टिका हुआ है वो घाट। घाट होता है ना तो 4 उसके वो होते हैं, घर के 4 जो पिलर्स होते हैं जिनके ऊपर घर टिका होता है, तो वो 4 राजपुर घाट के कितने पिलर्स हैं? 4। पूना की संधि, तो पूना 17-18 उल्टा कर दो, 17-18 में पूना की संधि याद हो जाएगी। ग्वालियर की संधि भी सेम टू सेम है, और मंदसौर की संधि 1 साल बाद हुई है। साल बड़े आसान है, याद हो जाएंगे। अगली बार में हम इनके जब रटने का ही काम करेंगे तो इनकी किन किन के बीच में हुआ उसे कोडिंग के माध्यम से याद कर लेंगे। उम्मीद है आपको इस लेक्चर में ये बात समझ में आ गई होगी कि शिवाजी के बाद का शासनकाल कैसा रहा और कैसे वो 5 भागों में बढ़ गया, होलकर कैसे आए, सिंधिया कैसे आई। ये कहानी हम जब मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे तो डीप में पढ़ेंगे। आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। आप सभी को विशेष रूप से ये बता रहा हूं कि हम एक मोबाइल एप्लीकेशन बना चुके हैं। हम जो भी लेसन की सीरीज आपको अभी पढ़ा रहे हैं, इन सब की पीडीएफ आपको उस मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी। आसानी से आप उस मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।